हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और मैं क्यूट्रिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि क्यूट्रिक्स यूके SSSC के द्वारा जो राजस्व उप निरीक्षक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उसकी तैयारी करा रहा है और मैं इस परीक्षा के अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड से संबंधित जानकारियों का पोर्शन पूछा जाएगा उसकी तैयारी कराऊंगा। तो आज के अपने इस पहले सेशन में मैं सीधे टॉपिक पर जाने के बजाय थोड़ा बहुत इस सिलेबस को एनालिसिस करूंगा आपके सामने और ये बताऊंगा कि ये जो सिलेबस है इसके कौन से टॉपिक्स और कौन सा सेगमेंट है जो हमें ज़्यादा तैयार करना पड़ता है और करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो चलते हैं हम अपने इस सिलेबस के एनालिसिस पर। देखें, अगर हम सामान्य अध्ययन के पोर्शन को देखें तो सामान्य अध्ययन का ये जो भाग है ये कुछ बुनियादी विषयों से मिलकर बना है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स का पोर्शन। इसके अलावा इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर का भी हिस्सा है, वो मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अगर मैं अपने विषयों की बात करूं तो इसमें जो हम देख रहे हैं जो पहला हिस्सा है इतिहास का और भूगोल का, राजनीतिक विज्ञान का और अर्थशास्त्र का और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का, ये जो सेगमेंट दिखाए गए हैं इनकी जो उपयोगिता है वो इसी क्रम में है। आयोग का जो पिछले वर्षों का जो पैटर्न रहा है सामान्य अध्ययन के सेगमेंट को पूछने का वो यही रहा है कि इतिहास, भूगोल और पॉलिटी से ज़्यादा संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि इकोनॉमी और करंट अफेयर से संबंधित मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से अगर मैं केवल सामान्य अध्ययन की बात करूं तब तो इसी में हम देखते हैं जो पहला हमारा हिस्सा है इतिहास का, तो उस इतिहास वाले खंड में हमें भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ना है और इसके साथ साथ हमें विश्व इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां और घटनाएं भी पढ़नी हैं। अगर मैं विश्व इतिहास की बात करूं तो उसमें हमें अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं को देखना है। तो इस तरीके से जो हमारा इतिहास का सेगमेंट होगा वो थोड़ा विशाल सेगमेंट होगा और इसमें हमें एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया ये तीनों पढ़ने होंगे। इसके साथ साथ हमें वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पोर्शन पढ़ना होगा। तो ये हमारा पहला इतिहास का हिस्सा होगा जिसके अंतर्गत सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा दिया गया है, हमें सभी खंड तैयार करने होंगे। अब अगर मैं दूसरे हिस्से पर चलूं, भूगोल के सेगमेंट को देखूं तो इसमें हमें भारत का भूगोल देखना है और विश्व का भूगोल देखना है। ये 2 हिस्से होंगे, पहला भारत का भूगोल होगा और दूसरा विश्व का भूगोल होगा। इन दोनों हिस्सों में हमें मुख्य रूप से जो सिलेबस दिए गए हैं अगर उनको मैं कैटेगराइज करूं तो एक हमें भौतिक भूगोल का हिस्सा भी देखना पड़ेगा जो अपने आप में बहुत मेजर सेक्शन होगा भूगोल के अंतर्गत, जिसमें हम पर्वत, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप, महासागर
इस तरह की विषयों का अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो हिस्सा है वो विश्व भूगोल का है, और इसमें भी और जो दूसरा हिस्सा है वो मानव भूगोल का है, और इसमें भी हमें भारत और विश्व के संदर्भ में, जैसे कि जनसंख्या का वितरण कैसा है, अधिवास की स्थिति क्या है, और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका तथ्यात्मक ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये दूसरा हिस्सा हमारा मुख्य रूप से भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से बनेगा। सामान्य अध्ययन में जो तीसरा भाग है वो है राजनीतिक विज्ञान का। वैसे नाम तो राजनीतिक विज्ञान सिलेबस में दिया गया है, लेकिन इसमें राजनीतिक शास्त्र की जो मूलभूत सिद्धांत हैं, विचार हैं, विचारकों को नहीं पढ़ना है। हमें इस सेगमेंट के अंतर्गत भारत के संविधान का अध्ययन करना है, और उससे जुड़े विशेष प्रावधानों को देखना है, जैसे कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये वाले ही हिस्से हमें यहाँ कवर करने हैं। तीसरा जो अर्थशास्त्र का हिस्सा है, इसमें मुख्य रूप से इंडियन इकोनॉमी को हमें पढ़ना है, और इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हमें कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, भारतीय कृषि की स्थिति क्या है, उद्योग कैसे हैं भारत में, और इसके साथ साथ हमें कुछ इकोनॉमिक सर्वे के तथ्यों को हमें रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तथ्य आधारित ही होते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे लास्ट सेगमेंट देखने को मिल रहा है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स अपने आप में यूके SSSC के द्वारा पूछा जाता है, लेकिन उसके प्रश्नों की संख्या कम होती है। उसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर के करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनको भी हमें तैयार करना पड़ेगा। इन प्रश्नों का अगर हम समय देखें तो लगभग एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का जो भी करंट अफेयर्स है वो हमें तैयार करना पड़ेगा। तो एक बार ये आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा सामान्य अध्ययन का सिलेबस होगा, जिसमें हमें ये सारे विषय हमें एक एक करके देखने पड़ेंगे, और इन विषयों को अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें इसके सिलेबस को जल्दी से कवर करना पड़ेगा, और दूसरा हमें इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये हमने सामान्य अध्ययन के सेगमेंट को देखा, उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो हमने देखे। अब हम अपने इस सेशन में जो हमारा मेन टॉपिक है, जहाँ से हम इस सेशन को शुरू करेंगे, अपने इस सीरीज को शुरू करेंगे, वो होगा उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियों का, क्योंकि वो ही एक सेगमेंट है जहाँ से अकेले 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर हम अब सीधे सामान्य अध्ययन के खंड को छोड़ते हुए दूसरा सेगमेंट जो है, जो उत्तराखंड से संबंधित है, उसको अगर हम देखें, तो इस सेगमेंट से तकरीबन 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये जो 40 प्रश्न होंगे यही सफलता और असफलता को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होंगे। और यहाँ से जो 40 प्रश्न होंगे वो सिलेबस में जितने 13 टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स के अंदर से ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 13 टॉपिक्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। और आज अपना ये जो सेशन है, हम उत्तराखंड से संबंधित जानकारियों वाला, वो इन्हीं टॉपिक्स से शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा है हमारा वो यहाँ पर
हम जो शुरू करेंगे वो होगा उत्तराखंड का भूगोल। तो जो ये उत्तराखंड का भूगोल वाला पोर्शन होगा, यहाँ से हम अपना सेगमेंट शुरू करेंगे। उत्तराखंड के भूगोल के इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि इसमें हम भूगोल की मूलभूत अवधारणाएं जो हैं उनको नहीं समझेंगे, क्योंकि वो भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ा जा सकता है। यहाँ हम उत्तराखंड के भूगोल से जुड़ी हुई जो विशेषताएं हैं, जो उसका भौगोलिक परिचय है, उसको हम देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला सब्जेक्ट जो है हमारा उत्तराखंड का भूगोल। और इस उत्तराखंड के भूगोल का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा, भौगोलिक परिचय। हमें उत्तराखंड के बारे में पढ़ना है कि उत्तराखंड का जो भूगोल है वो कैसा है, उत्तराखंड की अवस्थिति कैसी है, ये कहाँ पड़ता है। तो इस तरह की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको हमें आज के सेशन में देखना है। तो इस पहले टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो पहला सब टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड की अवस्थिति एवं विस्तार। तो इसको हमें ध्यान से देखना है। तो आज के सेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, और उसके अंतर्गत हम जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो है उत्तराखंड की अवस्थिति और उसका विस्तार। तो चलते हैं पहले टॉपिक पर। देखें, अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो ये एक रफली मानचित्र है भारत का। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा ऊपर नॉर्थ का पोर्शन होगा और नीचे ये साउथ का पोर्शन होगा। ऊपर जो नॉर्थ का पोर्शन है ये साउथ का पोर्शन है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर एक विंध्याचल रेंज होती है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इसके नीचे हैं। यही दो हिस्से जो हैं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ ये हम बता रहे हैं कि ये ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्थ का है, नीचे का साउथ का है। इसी तरीके से ये वेस्ट इंडिया है और ये ईस्टर्न इंडिया है। तो भारत के इस मानचित्र में अगर ये पूछा जाए कि हमारा जो राज्य उत्तराखंड है वो कहाँ पड़ता है, तो वो हम सीधे बता सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा पड़ता है यही हिस्सा हमारे उत्तराखंड का है। तो अगर हम भारत के मानचित्र पर उत्तराखंड की अवस्थिति देखेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज ये समझ में आएगी कि उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग के पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो उत्तराखंड जो है वो भारत के उत्तरी भाग के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा उत्तरी हिस्सा है और उसके पूर्वी भाग में उत्तराखंड की अवस्थिति है। दूसरा,
यहाँ पर देखने से ये बात साफ दिखती है कि उत्तराखंड की का जो आकार है, उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये त्रिकोण के आकार का तो नहीं दिख रहा है, ना ही कोई अलग स्थिति है, ये आयताकार ही इसका आकार है। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का आकार भारत के मानचित्र में किस तरीके का दिखाई देता है, तो वो आयताकार है, आयत के आकार का दिखाई देगा। तो ये सामान्य परिचय में दूसरा पॉइंट हमने देखा कि उत्तराखंड अपने आप में आयताकार दिखाई देता है। तीसरी चीज हमें यहाँ देखनी है कि जो उत्तराखंड का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो उत्तराखंड एक तो हिमालयी राज्य है, हिमालयी राज्यों में 11वां इसका स्थान है। तो ये छोटा राज्य होने के कारण इसका जो क्षेत्रफल है वो कम है, वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल को अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें तो भारत का क्षेत्रफल तकरीबन 32,87,000 वर्ग किलोमीटर होता है। तो इसकी तुलना में अगर हम देखें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का बस 1.69% हिस्सा ही कवर करता है। तो ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल और उसका भारत के क्षेत्रफल के साथ जो एक कंपैरिजन है वो हमने देखा। चौथी चीज हमें ये देखनी है कि यहाँ हमने देखा कि उत्तराखंड के क्षेत्रफल, उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है। तो इसकी पूर्व पश्चिम से पूर्व की दूरी और उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड पश्चिम से पूर्व की ओर तकरीबन 358 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आती है कि उत्तराखंड का जो लंबाई है, जो उसकी पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है वो अधिक है, जबकि उसकी चौड़ाई जो उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी है उसमें तकरीबन 38 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। तो ये प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से 4 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड की अवस्थिति से संबंधित, कि ये भारत के उत्तरी भाग में है, उत्तरी भाग के पूर्वी हिस्से में है। दूसरा, इसके आकार से संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं। तीसरा, इसके क्षेत्र से संबंधित इसका क्षेत्रफल कितना है, जो कि 53,483 वर्ग किलोमीटर का है। और ये भारत के मानचित्र का या भारत की भूमि का तकरीबन 1.69% हिस्सा कवर करता है। इसके साथ इसका जो अगला पॉइंट है वो है इसके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार का। 320 किलोमीटर इसका उत्तर दक्षिण विस्तार है और 358 किलोमीटर इसका पूर्व पश्चिम का विस्तार है। तो यहाँ पर हमने ये सब देखा। अब दूसरी चीज जो हमें देखनी है अवस्थिति के ही अंतर्गत, क्योंकि अभी हमने अवस्थिति का एक सामान्य सा परिचय देखा, जो सामान्य सा परिचय यहाँ पर दिया गया है कि ये होते क्या है। दूसरा हमें यहाँ पर देखना है कि जब भी हम ग्लोब पर किसी भी पॉइंट को देखते हैं तो हमें, अगर तकनीकी अर्थों को हम देखें तो 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो अक्षांश और दूसरा देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनसे हम पृथ्वी के केंद्र से लेकर पृथ्वी की सतह पर अगर कोई बिंदु है, कोई स्थिति है, उसकी अवस्थिति को जानते हैं। तो अक्षांश जो होती है वो ग्लोब पर पश्चिम पूर्व दिशा में खींची गई रहती है और जो देशांतर होती हैं वो ग्लोब पर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई होती हैं। तो अगर हम उत्तराखंड की अवस्थिति को तकनीकी अर्थों में समझने की कोशिश करेंगे तो हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए।
एक अक्षांश और दूसरा देशांतर, ये दोनों रेखाएं हमें पता होनी चाहिए। तो अगर उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और अगर देशांतर रेखा की बात करें तो उत्तराखंड की देशांतर रेखाएं अगर देखी जाएंगी, किन किन देशांतर रेखाओं के बीच में ये राज्य पड़ता है, तो ये 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट की पूर्वी देशांतर के बीच में इसकी अवस्थिति है। तो यही इसका तकनीकी अवस्थिति का ज्ञान होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर ये हमारा उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से ये एक देशांतर रेखा होगी और एक ये देशांतर रेखा होगी जो उत्तर और दक्षिण दिशा में जा रही होगी। अगर हम यहाँ भी देखना चाहें तो एक ये हमारी देशांतर रेखा है, एक ये देशांतर रेखा है। तो ये वाली जो देशांतर रेखा है पूर्वी देशांतर होगी और ये 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट के बीच में होगी। और इसी तरीके से अगर हम अक्षांश रेखाएं जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हैं उनको देखेंगे तो एक अक्षांश रेखा हमारी 28 डिग्री वाली होगी, 28 डिग्री 43 मिनट की, और दूसरी अक्षांश रेखा होगी 31 डिग्री 27 मिनट की। तो ये हमारी उत्तराखंड की अवस्थिति से संबंधित कुछ तकनीकी पहलू हैं इसके, जिनको हमें समझना है। और अब एक प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है, क्योंकि एक प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड इनमें से किन अक्षांशों के बीच में पड़ता है, या उत्तराखंड का जो परास है उसमें से जो देशांतर रेखाएं जाती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं एक एक संदर्भ में। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अक्षांशीय अंतराल कितना है और देशांतरीय अंतराल कितना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 डिग्री 44 मिनट का है और देशांतरीय अंतराल जो है वो 3 डिग्री 28 मिनट का है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये पूरा जो टॉपिक था अवस्थिति और विस्तार वाला, अवस्थिति वाला, तो उसमें हमारे यही प्रश्न बनते हैं कि हमसे पूछा जा सकता है कि इसका अक्षांश कौन कौन से हैं, देशांतर कौन से हैं और उनके बीच का अंतर क्या है। तो वही हमने यहाँ पर देखने की कोशिश करी। अब उत्तराखंड की अवस्थिति का सामान्य अध्ययन और उसका तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड के मानचित्र को हम कितना समझ पा रहे हैं। तो अगर हम उत्तराखंड के मानचित्र को रफली ड्रॉ करें तो ये हमारा उत्तराखंड का एक मानचित्र है, रफली ड्रॉ किया गया है। अब अगर हम इनमें जो उत्तराखंड के ज़िले हैं उनको ड्रॉ करें तो
ये उत्तराखंड के कुछ जिले होंगे। इसके साथ साथ तो ये हमारा उत्तराखंड का एक रफली मानचित्र है, जिसमें कि हमने यहाँ पर उत्तराखंड के जिलों को व्यवस्थित कर रखा है। ये हमारा जो सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो जिला है वो है पिथौरागढ़ का जिला। उसके नीचे यहाँ पर हमें चंपावत दिखाई दे रहा है। उसके नीचे हमारा यूएस नगर है, उधम सिंह नगर। फिर यहाँ पर हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बागेश्वर है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये हमारा चमोली जिला है। यहाँ पर उत्तरकाशी जिला है। ये टिहरी गढ़वाल का हिस्सा हो गया। ये पौड़ी गढ़वाल का हिस्सा हो गया। ये रुद्रप्रयाग हो गया। इसी तरीके से ये हरिद्वार का हिस्सा है और ये देहरादून का जिला है। तो ये मानचित्र हमें याद होना चाहिए, भले ही रफली ही हम ड्रॉ करें, लेकिन ये पता होना चाहिए कि राज्य के भीतर जो जिलों की अवस्थिति है वो कैसी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये मानचित्र हमें याद हैं तो इस मानचित्र से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। उन प्रश्नों को याद करने के बजाय इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस छोटे से मानचित्र से कितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम इस मानचित्र को ठीक से समझें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उत्तराखंड में जो पहला प्रश्न बनता है कि जिलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जिलों की संख्या अगर हम देखेंगे तो इसको मिलाया जा सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 जिले होंगे जो हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर हम मंडल देखेंगे यहाँ पर कितने मंडल हैं, तो ये हमें समझना होगा। यहाँ पर 2 मंडल हैं, एक को कुमाऊं कहा जाता है और दूसरे को गढ़वाल कहते हैं। इनका अगर भौगोलिक तौर पर विभाजन देखें तो ये लाइन हमें देखनी होगी। इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो यही लाइन जो होगी वो कुमाऊं और गढ़वाल के विभाजन की रेखा को निर्धारित करेगी। इधर वाला जो हिस्सा होगा वो मुख्य रूप से कुमाऊं का हिस्सा होगा, इसको कुमाऊं कहा जाता है। और जो इस रेखा के पश्चिम में हिस्से पड़ रहे हैं इनको गढ़वाल रीजन कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल का है और दूसरा कुमाऊं का है। और अगर हम कुमाऊं में जिलों की संख्या को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिले कुमाऊं में पड़ते हैं और इधर 7 जिले गढ़वाल में पड़ेंगे। तो ये उत्तराखंड का जो मंडल के आधार पर विभाजन है वो हम देख रहे हैं। 6 जिले कुमाऊं में और 7 जिले गढ़वाल के पोर्शन में
पड़ते हुए हमें दिख रहे हैं। तो इसमें कुछ याद करने का नहीं है। अगर हम ये मैप जानते होंगे तो इसमें से हम 13 जिले निकाल लेंगे और इन 13 जिलों की नाम इसमें लिखे रहेंगे और यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारे उत्तराखंड के जिले हैं उनसे कौन कौन से दूसरे राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये उत्तराखंड की अवस्थिति है। यहाँ पर ये नॉर्थ हिस्सा है, ये साउथ हिस्सा है, ये पूरब का हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्ट का हिस्सा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड में के चारों तरफ कौन से राज्य अथवा कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पड़ती हैं। तो अगर हम ये पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर को देखें तो ये पूरा पोर्शन जो होगा वो नेपाल का होगा। नेपाल, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड के ये जो 3 जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं नेपाल के साथ। अगर हम उत्तरी हिस्से को देखें तो वहाँ पर तिब्बत पड़ता है। तिब्बत का ये हिस्सा चीन के अंतर्गत आता है। तो उत्तराखंड के जो 3 जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये तिब्बत के साथ, चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ 2 जिले हैं, एक उत्तरकाशी है और दूसरा देहरादून है जो सीमा रेखा साझा करता है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो इसका जो दक्षिणतम हिस्से हैं वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से उधम सिंह नगर, नैनीताल का एक छोटा सा हिस्सा भी कवर करेगा यूपी से। तो उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार के हिस्से जो हैं वो और देहरादून के कुछ पार्ट जो हो गए वो यूपी से जुड़ते हैं। तो ये हमने बहुत आसानी से यहाँ पर कुछ चीज़ें समझी हैं जिसको मैं अभी लिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो है कि कौन सी सीमा तिब्बत को छूती है, कौन से जिलों की सीमा तिब्बत को छूती है, कौन से जिलों की सीमा नेपाल को छूती है। इसके अलावा 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनको कौन कौन से जिले छूते हैं। अगर हम यहाँ पर देहरादून के पास देखें, थोड़ा और आगे जाएं तो यहाँ पर हरियाणा का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है, लेकिन हरियाणा एक तरीके से उत्तराखंड के किसी भी जिले को नहीं छूता है। उसकी जो पोस्ट है वो हिमाचल के साथ अपनी सीमा बनाती है। तो ये हमने पूरा इसका मैप देख लिया है। इसमें से हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे जिले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड के वो कौन से जिले हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और ना ही किसी अंतर्राज्यीय सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो रुद्रप्रयाग जिला है ये किसी तरीके की सीमा दूसरे देश या दूसरे राज्य से साझा नहीं करता है। इसी तरीके से हमारा ये बागेश्वर भी ऐसा ही जिला है। दूसरा हमारा अल्मोड़ा भी ऐसा ही जिला है। तीसरा हमारा जो है टिहरी गढ़वाल भी ऐसा ही एक जिला है जो किसी तरह की सीमा साझा नहीं करता है दूसरे राज्यों से। तो इनकी जो संख्या है वो हम देख सकते हैं कि एक टिहरी गढ़वाल 1, रुद्रप्रयाग 2, बागेश्वर 3 और अल्मोड़ा 4, यही हमारे जिले हैं और यहीं से कई सारे प्रश्न बनते हैं। और आप देख रहे होंगे कि एक ही मैप से कम 15 सवाल बन सकते हैं, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है।
तो ये समझने वाली चीज़ है कि इसमें से जो जिले हैं वो किस स्वरूप को धारण करते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉइंट्स लिखे जाएं इसके बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों का नाम, तो वो हो जाएगा, मैप से देखेंगे तो एक उधम सिंह नगर, दूसरा नैनीताल, तीसरा पौड़ी गढ़वाल, चौथा हरिद्वार और पांचवा देहरादून। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 जिले होंगे। प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या को बताएं। तो जिलों की संख्या रटने के बजाय अगर हम मैप को ध्यान रखें और वहीं पर एग्जाम में एक इमेजिनेशन करें तो हमें खुद ब खुद 5 नंबर निकल आएगा। तो अब दूसरा देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा, कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो वो मैप से हम देख सकते हैं कि 2 जिले हैं, पहला है देहरादून और दूसरा जिला जो है वो है उत्तरकाशी। तो यही 2 जिले जो हैं वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तराखंड में सीमा, जो राज्यों के साथ सीमा लगती है वो मुख्य रूप से 2 ही राज्य हैं, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर हम तिब्बत के साथ कौन कौन से जिले अपनी सीमा साझा करते हैं तो उसको देखें तो वो है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है पिथौरागढ़। यही 3 जिले हैं जो इन तिब्बत के साथ साझा करते हैं, तो इनकी संख्या 3 हो जाएगी। अगली चीज़ है नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या की। तो नेपाल के साथ मुख्य रूप से जो जिले सीमा साझा करते हैं वो इस मैप से अगर हम देखें तो 3 जिले हैं, पहला है पिथौरागढ़, दूसरा चंपावत और तीसरा उधम सिंह नगर। यहाँ पर भी 3 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, उनकी संख्या यहाँ और उनका नाम लिखा जा चुका है। तो इस तरीके से हमारा सीमाओं को साझा करने वाला जो प्रश्न है वो पूरा हो सकता है। कौन से जिले किस राज्य को या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करते हैं। अब एक जो तीसरा प्रश्न बनता है इसमें वो होगा जिलों का क्षेत्रफल। तो अगर हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर का है। अब वहाँ से प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में जो जिलों को अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से व्यवस्थित करें तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है वो है चमोली जिला, जिसका क्षेत्रफल पड़ता है 8,030 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ जो दूसरा नंबर का जिला होगा क्षेत्रफल के हिसाब से वो पड़ता है उत्तरकाशी,
और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 8017 वर्ग किलोमीटर का होगा। यही 2 जिले हैं जो सबसे बड़े होंगे। तीसरे नंबर पर जो जिला आएगा वो होगा पिथौरागढ़ का। ये 3 जिले जो हैं वो हमारे सबसे बड़े जिले होंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। इसी तरीके से ये हायरार्कियल लेवल होगा इनका, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उनका क्षेत्रफल घटता जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये समझना है, ये हमारे सबसे बड़े जिले हो गए। अब अगर दूसरा पोर्शन हमें देखना है, वो हमारा पोर्शन होगा छोटे जिलों का। तो ये जो छोटे जिले होंगे ये मुख्य रूप से हमारे होंगे चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। यही 3 जिले हैं जो सबसे छोटे जिलों के अंतर्गत आएंगे और इनका हमें इनकी जो संख्या है इनको हमें इसी तरह से याद करना है। एग्ज़ाम में वैसे तो इस तरीके के सीधे प्रश्न आते हैं कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है तो इस तरीके से हो सकता है कि उनमें एक क्रम व्यवस्थित करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय के अंतर्गत उत्तराखंड की अवस्थिति का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया, उसका तकनीकी, उसके देशांतरीय, अक्षांशीय विस्तार और उसके अंतराल को देखा। इसके साथ साथ विभिन्न जिलों की अवस्थिति, वो किन राज्यों के साथ, किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो हमने देखे। अब हम अपने इस सेशन के अंतिम पोर्शन को देखेंगे जो एक सीमा निर्धारण में विवाद का विषय रहा है, और वो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, पिछले साल हमने देखा था। इस भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद की जो कुंजी है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से जुड़ती है, और इस वजह से ये उत्तराखंड से संबंधित जो जानकारियों वाला पोर्शन है उसमें भी पढ़ा जाना चाहिए। और अगर हम अभी जो मैप ड्रॉ किया था हमने उत्तराखंड का, तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है जिसको हमने अभी देखा, तो यहाँ पर नेपाल का हिस्सा है और यहाँ पर भारत का हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कि हमारा पिथौरागढ़ पड़ता है। और इसी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो धारचूला तहसील है, यही विवाद का विषय है। धारचूला तहसील के अंतर्गत कुछ हमारे स्थल हैं जो कि विवाद के विषय हैं, और इन्हीं को हमें समझना है। दरअसल ये जो मैप का हिस्सा होगा, ये इतना हिस्सा ही विवादित क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल के द्वारा अभी जो हाल में अपना मानचित्र जारी किया है, इस हिस्से को नेपाल अपना हिस्सा मान रहा है। मतलब उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसकी धारचूला तहसील में जो ये उत्तर पूर्वी हिस्सा इतना सा दिख रहा है, उसको नेपाल के द्वारा अपने मानचित्र में दिखाया गया है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम एक संधि है 1816 की, संगौली की संधि, तो संगौली की संधि में जो कि ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य हुई थी, उसका यहाँ पर तो यहाँ पर यही बताया जा रहा था कि जो संगौली की संधि है वो 1816 में हुई थी, और उस संधि के ही परिणाम स्वरूप
जो कि ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में हुई थी, उसमें ये कहा गया था, क्योंकि ये रीजन जो है वो काली नदी का है, काली नदी यहीं से निकलती है, लेकिन काली नदी अपने आप में कोई एक मुख्य शाखा नहीं है नदी की, इसमें कई सारी शाखाएं आके मिलती हैं और तब जाकर ये नदी एक बृहद शाखा के रूप में निकलती है। तो इसमें ये कहा गया था कि नदी के पूर्वी हिस्से जो होंगे वो नेपाल का भाग होंगे, और यही इस मामले में विवाद का विषय है, क्योंकि ये नदी जिसका पूर्वी हिस्सा क्या होगा ये निर्धारित कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये नदी बहुत सारे अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग स्ट्रीम में बटी हुई है अपने अपर पार्ट में, और वही विवाद का विषय है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर दिखाए भी गए हैं। अगर इन 3 पॉइंट्स को देखा जाए तो पहला जो हिस्सा है उसको कहते हैं, जो पहला नंबर लिखा गया है वो है लिम्पियाधुरा का, दूसरा हिस्सा जो है वो लिपुलेख दर्रे का है, और तीसरा जो नंबर लिखा गया है वो है कालापानी रीजन का। तो यहां पर हमें ये समझना है कि वैसे तो ये हिस्से भारत के मानचित्र के हैं, भारत के मानचित्र के अंतर्गत दिखाए जाते हैं, लेकिन 1816 की जो संगोली की संधि थी, जिसने ये कहा कि हमारा जो काली नदी है उसका पूर्वी हिस्सा नेपाल में पड़ेगा, तो पूर्वी हिस्सा अगर हम ये माने, यहाँ से इस काली नदी को माने, तो भारत का स्टैंड सही है, क्योंकि ये पोर्शन तब भारत के हिस्से में आ जाएंगे, क्योंकि नदी का पूर्वी हिस्सा नेपाल में है और नदी का पश्चिमी हिस्सा भारत में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारत की वो जो स्टैंड है वो सही है, लेकिन नेपाल के द्वारा इसका जो मुख्य धारा मानी गई है वो लिम्पियाधुरा से मानी गई है। तो अगर हम नदी को यहाँ से मानेंगे, अगर हम ये पोर्शन नदी का माने, तो इसका पूर्वी हिस्सा जो होगा वो पूरा का पूरा नेपाल में पड़ जाएगा। तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो लिपुलेख दर्रा, कालापानी का ये पूरा रीजन जो है, जो धारचूला तहसील के अंतर्गत आता है, वो पूरा नेपाल के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये एक विवाद का विषय रहा हुआ है। इसमें 3 नाम हम देख सकते हैं, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। लिपुलेख वही दर्रा है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान भारत से तिब्बत जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर क्योंकि ये हिस्सा दुर्गम क्षेत्र है, तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक मोटर मार्ग जिसका उद्घाटन, जिसका इनॉग्रेशन 8 मई को 2020 में 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था, और उसी के बाद ये पूरा विवाद उभर कर आया। तो जब हम उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय ही पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इस सेगमेंट को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से 3 तरह के प्रश्न हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला कि जो मोटर मार्ग है उसका इनॉग्रेशन कब किया गया, तो वो 8 मई को किया गया है 2020 को। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी रीजन है, ये तीनों रीजन लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए ये भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। इनको हमें देखना पड़ेगा। इस रीजन में एक नदी बहती है जिसको काली नदी कहते हैं। जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तब उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें समझनी है। दूसरा एक संगोली की संधि है। जब हम इतिहास के सेगमेंट को पढ़ेंगे तो हमें ये पूरा पोर्शन समझ में आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमारा जो आज का पहला टॉपिक था, जो अवस्थिति तथा विस्तार से संबंधित था, उसमें हमने एक तो उत्तराखंड की अवस्थिति को देखा, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखा। इसके बाद हमने इसके सीमाओं का अध्ययन किया, सीमाओं की स्थिति को देखा, कौन से राज्य कौन से जिले किस किस राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और तीसरा चीज हमने देखा कि ये जो इसकी भौगोलिक सीमाएं हैं उनमें जो विवाद के विषय हैं जो उभरे हुए हैं, जो भारत और नेपाल के बीच में हैं, उसको भी हमने यहाँ पर कवर किया। तो आज के अपने इस पहले सेशन के अंतर्गत हमने अपना पहला टॉपिक पूरा कर लिया है। अब यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। दो चीज़ें, जैसा मैंने बताया कि एक हिस्सा हमें भारत के मानचित्र को ड्रॉ करना आना चाहिए, भारत के मानचित्र को याद रखना है, और दूसरा उत्तराखंड से संबंधित जो मानचित्र का पोर्शन है उसको भी हमें ध्यान से उसकी तैयारी करनी है। वहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको भी हमें समझना है। तो अपने इस पहले सेशन में हमने अपना पहला टॉपिक पूरा किया है, पहला सब टॉपिक पूरा किया है। कल अगले सेशन में हम एक नए सब टॉपिक के साथ इस पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को बनाते रहिए, आगे करते रहिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। थैंक्स।